हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 10th को जो है क्लास 10th की जो केमिस्ट्री को जो है एंजॉय करेंगे। अब क्लास 10th की केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आती है क्योंकि हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता नहीं रहते हैं। अगर इतने सारे बेसिक पॉइंट जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, अगर ये सारे बेसिक पॉइंट्स आपको आएंगे तो आप लोग केमिस्ट्री को एंजॉय करके पढ़ेंगे। दिक्कत ये रहता है, हम लोग जो है डायरेक्ट चैप्टर को शुरुआत करते हैं और 9th का हम पढ़े नहीं रहते हैं ढंग से, तो जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं उसको हम जो है क्लियर करते हैं। इसके बाद जो है क्लास 10th के जितने भी वीडियोस हैं सब चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आप लोग जो है सब बेसिक पॉइंट्स का एंजॉय लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। तो हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट से। तो हम शुरुआत करेंगे पदार्थ से। तो पदार्थ क्या होता है, तो ज़्यादा हम लिखेंगे नहीं, जितना वर्ड है आप वर्ड को सुने और प्लस जो है सुन करके उसके नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे जितना भी पॉइंट्स मिलता है, क्योंकि लिखने पर वीडियो बहुत लंबा होगा। तो इसलिए ज़्यादातर सुन करके वीडियो को पॉज करके जो है लिख लिया करें जो भी बात दे रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, पहला टॉपिक है पदार्थ। तो पदार्थ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर। इंग्लिश में अगर बोला जाए इसको कहते हैं मैटर। तो पदार्थ क्या होता है, वह सारी चीजें या वह सारी वस्तुएं जिनका कुछ ना कुछ भार होता है और जिनको कहीं पर रखने पर स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। जैसे ये मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ वेट है और वेट है ये 10 ग्राम 20 ग्राम का जितने का भी होगा, इसको यहाँ पर रखते हैं तो इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का पदार्थ। तो पदार्थ वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुओं को बोला जाता है जिनमें स्वयं का भार होता है, द्रव्यमान होता है, जिनको कहीं पर रखने पर वो स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ को समझने के बाद फिर पदार्थ मिलकर के किससे बना होता है, तो पदार्थ जो है जॉन डाल्टन ने क्या किया था, पदार्थ को सबसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया था। जो उसका लास्ट टुकड़ा आया था जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता था, उसको उन्होंने परमाणु का नाम दिया था। परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम। तो ए का मतलब होता है नॉट और टम का मतलब होता है डिविजिबल। इसका मतलब क्या होगा कि पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहा जाएगा, जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसको बोला जाएगा एटम। तो परमाणु क्या होगा, सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को ही परमाणु कहा जाता है। तो पदार्थ के बाद परमाणु आप लोग समझ गए। तो जितने भी जैसे अभी तक ज्ञात तत्वों में कितने हैं, जिसको तत्व या परमाणु कहें, तो 118 एलिमेंट हैं। तो जितने भी जैसे आवर्त सारणी के जितने भी एलिमेंट रहते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ये सब सारे पूरे 118 तक, ओस्मियम जिसको बोलते हैं ओजी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 118 तत्व जितने भी हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये सब सारे परमाणु हैं। तो परमाणु क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, ये क्या हो गए, ये हो गए परमाणु। अब परमाणु के बाद समझते हैं अणु क्या होता है। तो अणु जो है, परमाणु के बाद समझते हैं अणु। तो अणु क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। अगर कोई भी एटम्स रहता है, अगर दो एटम्स को कंबाइन करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। अगर कोई पूछता है सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा जो है परमाणु होता है। अणु जो है परमाणु से बड़ा होता है। और अगर आप अणु परमाणु में अंतर देखना चाहें तो क्लास 9th में एक मेरा वीडियो है, आप क्लास 9th में मैटर चैप्टर सर्च करके जो है उसको देख सकते हैं। तो अणु जो है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे परमाणु है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मिलकर बनाएगा O2, या फिर क्लोरीन, क्लोरीन परमाणु है Cl2 बनाएंगे, H और H है तो H2 बनाएंगे। तो अगर कभी भी हाइड्रोजन बोला जाता है तो हाइड्रोजन तो एक तरीके का परमाणु है, लेकिन हाइड्रोजन गैस एक तरीके का अणु होता है, Cl2 अणु होता है। ऑक्सीजन भी O2 जिसको लिखते हैं, ये भी एक तरीके का अणु है। तो यहाँ से आप लोग पदार्थ समझ गए, अणु समझ गए, परमाणु समझ गए। अब जो है जॉन डाल्टन इतनी बात बताए थे कि परमाणु जो है सबसे सूक्ष्म होता है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में जब परमाणु के बारे में और ज़्यादा अध्ययन हुआ, बोहर-बरी का मॉडल आया जो है, तो वहाँ सबसे ये क्लियर हो पाया कि जो परमाणु होता है वो भी कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो जैसे मानते हैं कि ये कोई एटम है, परमाणु है, तो इसमें 3 होगा। 3 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं।
और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किस कक्षा में चक्कर लगाएंगे, तो ये उनकी एक निश्चित ऊर्जा होती है, वो उसी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो इसके लिए जो है 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे किस कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनकी ऊर्जा कितनी होगी। बस हमें इतना समझना है कि जो अभी क्लास 10th में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ घूमता रहता है विभिन्न कक्षाओं में, अलग अलग कक्षाओं में, और उनकी ऊर्जा भी अलग अलग होती है। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अब ये भी है एक फार्मूला रहता है 2n²। इस फार्मूले से पता चलता है कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे अगर n का मान 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखेंगे तो 2 इंटू n का मान 1 रखें तो 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब पहले कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसको के कोष भी कहा जाता है या के कक्षक भी कहते हैं। n का मान अगर 2 रखते हैं तो 2n², 2 का स्क्वायर होगा कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरे में क्या है n = 3 अगर रखेंगे 2n², 2 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 दूना 18 इस तरीके से। और चौथे में क्या होगा 2n² में रखेंगे n बराबर 4 तो 2 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 दूना 32। इसका मतलब जिस भी कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन में, जिस भी कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 8 या फिर 8 18 32 इस तरीके के टर्म में होंगे तो वो स्टेबल कहे जाते हैं। बाकी और जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं रहते हैं उसमें लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2 8 18 या 32 इसमें से नहीं होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं निकालते हैं तो इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर याद होना बहुत जरूरी होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो समझते हैं परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है। तो परमाणु भार को देखते हैं तो परमाणु भार क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का सम। न्यूट्रॉन की संख्या n और प्रोटॉन की संख्या p, इन दोनों का सम अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा परमाणु भार। जैसे परमाणु भार को समझना चाहें, हम मान लीजिए जो है न्यूक्लियस में है, मेरा जो वेट होगा, जैसे मान लो मेरे चारों तरफ कोई घूम रहा है तो जब मेरा वेट निकाला जाएगा तो मेरा ही तो वेट होगा, जो मेरे चारों तरफ घूम रहा है उसका वेट इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब जो है अगर परमाणु का भार देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि घूम रहा है तो उसका वेट नहीं लिया जाएगा। ध्यान रखना जो भी न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और जो है न्यूट्रॉन, इन्हीं दोनों का जो सम होगा उसको बोला जाता है परमाणु भार। और इसके बाद परमाणु क्रमांक देखते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन है। P मतलब प्रोटॉन को लिख रहे हैं यहाँ पर, कितना प्रोटॉन की संख्या है, यही होता है परमाणु क्रमांक। कुछ कंडीशन में जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को कभी भी बराबर करते हैं और परमाणु क्रमांक निकालते हैं तो कुछ कंडीशन में सही आया जाएगा। जैसे एटम्स के लिए, जैसे मॉलिक्यूल एटम्स के लिए तो सही आ जाएगा परमाणु के लिए। जैसे Na के लिए निकालते हैं तो Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23। तो 11 के लिए निकालेंगे तो जितना, अब इसमें देखिए अगर तो परमाणु, ये ऊपर वाला दिखाता है परमाणु भार, ये वाला परमाणु भार हो जाएगा, और नीचे वाला दिखाता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। तो ऊपर वाला हो गया परमाणु भार और नीचे वाला हो गया परमाणु क्रमांक। इसमें क्या होगा, अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, तो परमाणु भार बराबर क्या होता है, परमाणु भार बराबर होगा n + p, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो कितना है 23, और प्रोटॉन है कितना, इसमें प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन निकालना है तो 23 - 11 = n, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 12। वहीं अगर प्रोटॉन की संख्या देखा जाए तो 11 हो जाएगा p = और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखा जाए तब भी 11 होगा। इस कंडीशन में तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या को भी बोल रहे हैं तो ये भी परमाणु क्रमांक होगा, लेकिन ये 100% में नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम कह दें Na+ में, इसमें परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो इसमें परमाणु क्रमांक 11 होगा क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है।
तो इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, इस कारण से इस पर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जबकि प्रोटॉन रहेगा 11। तो अगर पूछा जाएगा परमाणु क्रमांक इसका क्या होगा, तो परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो जो भी यहाँ पर रटते हैं कि जो है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 100% केस में सही नहीं होता है। प्रोटॉन की संख्या 100% कितने भी आयंस हो सबके लिए वैलिड रहता है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो परमाणु क्रमांक होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या होगा। तो यहाँ से हम लोग जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सीख गए। अब जो है कुछ जैसे हमें याद होना चाहिए कुछ परमाणुओं के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक यहाँ हम 30 तक लिख रहे हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए इसको। चलिए सर। तो यहाँ से हम लोग कुछ परमाणुओं के परमाणु क्रमांक को देखते हैं। तो हाइड्रोजन का देखते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरान का होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10 होता है। इसी तरीके से सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, फ्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कैल्शियम का 20 हो गया। इसके बाद फिर कैल्शियम का 20 हो गया, इसके बाद स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24 और इसके बाद फिर मैग्नीज Mn जिसको बोलते हैं 25, Fe आयरन का 26 हो जाएगा, कोबाल्ट का 27 होगा, निकिल का होगा 28 और कॉपर का होगा 29 और इसी तरीके से हो जाएगा जिंक का 30। तो हमें 30 तक तो एकदम रटा होना चाहिए कि 30 तक परमाणु क्रमांक किसके क्या होंगे। तो परमाणु क्रमांक आप लोग याद कर लीजिए, तभी किस पर कितना चार्ज होता है ये आप लोगों के समझ में आ जाएगा। तो अगर हम किस पर कितना चार्ज है ये देखना चाहें तो हमें परमाणु क्रमांक कैसे हमारा परमाणु क्रमांक यूज होता है इसको हम दिखाते हैं। अभी हम आप लोगों को थोड़ा पहले ये सिखाए थे, किसी भी कक्षक में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उनका ऑक्टेट रूल पूरा होना है, मतलब अगर जो है एटम की स्टेबिलिटी बनानी है तो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 2n² के टर्म में होने चाहिए। इसका मतलब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और चौथे में जो होना चाहिए 32 होना चाहिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस टर्म में करके अगर होंगे तो वो स्टेबल होंगे। और ऐसे कुछ ही एलिमेंट हैं जो स्टेबल हैं। तो स्टेबल एलिमेंट में जैसे हम बताना चाहें जैसे हो जाएगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान और रेडान। ये सारे हैं जिनके लास्ट ऑर्बिट में इसके देखते हैं तो 2 है इसका परमाणु क्रमांक। इसका होता है 10 तो 2, 8 हो जाएगा। इसका होता है 18 तो 2, 8, 18 हो जाएगा। इसका होगा 2, 8, 18, 18, 32। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें जितने भी एलिमेंट हैं या फिर एटम है, इनके लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, 8 है, 18 है, 32 है। तो अगर इस तरीके से रहता है परमाणु तो वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर इसका टर्म फॉलो नहीं होता है तो इसका मतलब वो दूसरों से अभिक्रिया होगा। ये इसके लास्ट ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन हैं 2, 8, 18, 32 के टर्म में, तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। तो हीलियम, लिथियम जो है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान ये क्या हो जाएंगे, ये अक्रिय गैस से बोला जाता है इसको। और जिस पर अगर ये लास्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो इसको समझते हैं, जैसे हम पहले हाइड्रोजन से समझते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 1। तो परमाणु क्रमांक 1 है तो पहले कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अभी इसको स्टेबिलिटी प्राप्त करना है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कहीं से बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तब इसको स्टेबल हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन देने पर क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा तो 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इन दोनों ही कंडीशन में ये जो है स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हाइड्रोजन H+ और H- आयन भी बनाता है, क्योंकि कुछ इसकी प्रॉपर्टी क्लोरीन से भी मिलती है।
तो इसलिए हाइड्रोजन का अभी भी पीरियोडिक टेबल में स्थान सुनिश्चित नहीं है। तो इस पर ज़्यादातर रूप में हाइड्रोजन को प्लस लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें माइनस भी लिया जाता है। तो यहाँ से ये देख सकते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं सोडियम के बारे में। तो सोडियम जैसे क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब इस पर कितना चार्ज होगा ये निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस फार्मूले से 2n² से। तो पहले में 2, उसके बाद दूसरे में 18 हो सकते हैं, दूसरे में 8, तो दूसरे में 8 भर गया, तीसरे में 18 हो सकते हैं, फिर तीसरे में 1 भरा। तो अब ये इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ये अगर सोडियम क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, लूज कर दे, तो इस पर क्या हो जाएगा, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10 और लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 8, 1 निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए Na क्या होता है, Na पर प्लस चार्ज आता है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम पर देखें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। तो परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 2, 8, 2 इस तरीके से हो जाता है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप लोग खुद ही बताइए, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना? तो जाहिर सी बात है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान पड़ता है, इसलिए मैग्नीशियम क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए निकाल देता है। तो इसलिए Mg पर क्या जाता है, +2 चार्ज आ जाता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एल्यूमिनियम का देखते हैं। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13 होता है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2, 8, 3 हो जाएगा। अब बताओ इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना? तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होता है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इसलिए एल्यूमिनियम पर क्या होता है, +3 चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें क्लोरीन पर या फिर ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो 2 परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 2, 6। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। 8 होने चाहिए तब स्टेबिलिटी प्राप्त करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही बाहर से ले लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पर इस पर माइनस चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से जो है क्लोरीन को अगर देखें तो क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, इसके बाद फिर 7, इस तरीके से 17 हो जाता है। तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, तो बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ही ले लेता है। तो यहाँ से इस पर आ जाता है माइनस चार्ज। तो आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि चार्ज जो है कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है। जब कोई पदार्थ जो कोई एटम जो है परमाणु इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और अगर उसको गेन करता है इलेक्ट्रॉन को तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो किस पर कितना चार्ज होगा, ये इसके लिए आप समझ सकते हैं कितना परमाणु क्रमांक का जो है महत्व होता है। तो यहाँ से किस पर कितना चार्ज होगा इस तरीके से निकालते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग जो है यहाँ से बेसिक पॉइंट जो है क्लास 10th का चैप्टर पढ़ने से पहले वो मेरा जो है देखते रहिए अभी, क्योंकि रुक जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, तो जो है हम क्या करते हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं 10th क्लास को पढ़ने के पहले, जैसे जितने भी चैप्टर हैं उनको तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसमें ये मेरा पहला पार्ट है। इसी तरीके से 2-3 पार्ट आएंगे, पहले आप 2-3 पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद फिर हम जो है शुरुआत करेंगे। तो जो भी आप लोगों को दिक्कत होती है किसी भी चीज़ को लेकर के जो है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि उनका केमिस्ट्री वीक रहता है, तो यहाँ से देख करके वो सही कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।